मिथुन लगन बुध देव तीसरे स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन में अगर बुध देव आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा स्थान पराक्रम, भाई बहन और भी बहुत कुछ है। इसके द्वारा डीपली कभी जब चर्चा करेंगे भावों की, हालांकि प्रिलिमिनरी बेस पे हमने सब भावों की, ग्रहों की चर्चा की हुई है 2 साल पहले ही। तो अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड है तो उन पाठों को सुनिए। भाई बहनों की मात्रा भी अच्छी होती है। यहाँ पे बुध देव बहुत पराक्रम देते हैं। धन की गारंटी रही है, लेकिन स्वास्थ्य का सुख अच्छा प्राप्त होता है। आदमी सब कुछ अचीवमेंट अपने खुद की मेहनत और अपने बलबूते पे करता है। तीसरा स्थान जिसमें सिंह राशि विराजमान होगी और प्राय कर 99% यही संभावना रहती है कि बुध देव, सूर्य देव, शुक्र और मंगल प्राय कर आसपास रहते हैं और मैक्सिमम बुध और सूर्य का योग या युति हमेशा आपको प्रायकर कुंडलियों में मिल जाती है। बहुत अच्छी युति होती है। लेकिन मिथुन लगन में कुछ विशेष होती है। अगर मिथुन लगन में आपके तीसरे स्थान में बुध और सूर्य साथ में हो, ये योग बड़ा अच्छा होता है। अब तीसरे स्थान में बुध देव होने से आप पराक्रम करेंगे तो पराक्रम क्या लेबर वर्क करेंगे? नहीं। यहाँ पे आपको वाणिज्य के वर्क से संबंधित, क्लर्क के वर्क से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, सीए सीएस से संबंधित, जो भी मैथ से कनेक्टेड जो वर्क होते हैं, बैंक या फाइनेंस से संबंधित, वो सब कर्मों में या वो सब कामों के द्वारा आप अपनी जीविकापार्जन अपने अलग अलग स्तर के लेवल पे जा सकते हैं। बाकी ग्रहों का साथ मिले। यहाँ पे आपकी वाक शक्ति, बुद्धि, मौके को या समय को भांप लेने की शक्ति और कभी भी कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होने की पावर तीसरे स्थान में लग्नेश और चतुर्थेश दोनों अगर बैठते हैं, क्योंकि दोनों का स्वामित्व है यहाँ पे बुध देव के पास, तो ये चीज़ें आपको बहुतायत में मिलेगी। इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है। हर चीज़ को, हर वर्क को ये इस तरह से शार्पली अचीवमेंट करते हैं उस चीज़ में कि इनको खुद को ही फायदा नहीं होता है। जो इनके साथ रहते हैं, चाहे परिवार हो, फैमिली हो, भाई बहन हो, सबका हित सोचते हुए अपने वर्क को ये आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से ये अपनी पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाग्य स्थान में कुंभ राशि है तो शनिदेव का स्वामित्व आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि जाने की वजह से एक तो लग्नेश है, ऊपर से चतुर्थेश भी है। सुखेश बोला जाता है चतुर्देश को। तो भाग्य का निर्माण या भाग्य से संबंधित जो बातें हैं अनायास आपको देखने को मिलेगी कि इनके कर्मों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से ये प्राय अपनी एक उच्चतम सीमा तक जाने की कुछ कैपेसिटी यहाँ पे बुध देव पराक्रम स्थान में बैठ के आपको प्राप्त करवा सकते हैं। अब उसका एक तो रीज़न ये हो गया कि जब भी आप किसी की कुंडली देखो, लग्नेश या लग्न चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको काल पुरुष की कुंडली अनुसार उसके फलों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरे स्थान का कारकत्व मंगल देव के पास है तो कारक को भी समझना जरूरी है। मंगल देव की पोजीशन कैसी है और मंगल देव कहाँ पे विराजमान है, और काल पुरुष की कुंडली अनुसार यहाँ पे मिथुन राशि आएगी तो यहाँ पे स्वामित्व बुध देव को भी प्राप्त है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार देखा जाए तो तीसरे स्थान में मिथुन राशि पे बुध विराजमान होके अच्छे फल भी देते हैं और बुरे फल भी देते हैं, दोनों देते हैं। क्योंकि कोई भी वर्क में मिथुन राशि में जब बुध विराजमान होते हैं, चाहे लग्नेश हो, वो एक वर्क में ज़्यादा टाइम तक स्पेंड नहीं करते अपने समय को। ये वर्क बहुत जल्दी चेंज करते हैं, संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज़ से। तो ये कुछ चीज़ें इनकी प्लस भी होती है और कुछ माइनस भी होती है। सपोज अगर बाकी ग्रहों का साथ थोड़ा अच्छा से नहीं मिले और एक सीमा तक जब आपको एकदम अचीवमेंट पे पहुंचना है और उस समय आपकी बुद्धि वहाँ से हट जाए, तब आपकी इतना दिन की हुई मेहनत पे पानी फिर जाता है कि बस अचीव करना था आपको, थोड़ा सा समय और स्पेंड करना था उस वर्क में और आप वो मेहनत का सब फल प्राप्त कर सकते थे, वहाँ से आप हट जाते। यहाँ पे मूडी बोला जाता है। बुध देव अगर तीसरे स्थान पे होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा मूडी हो जाता है आदमी।
आदमी के दिमाग में अचानक काम करते करते दूसरे काम में उसका दिमाग चल जाता है और उस काम को छोड़ देता है। यहाँ पे सूर्य देव का भी इफेक्ट फिर आपको देखना पड़ेगा, या मंगल देव का इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे सिंह राशि है, तो सूर्य देव अगर साथ में विराजमान है या कहाँ पे विराजमान है वो देखना पड़ेगा। आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। अगर सूर्य देव का प्लेसमेंट अच्छा है, सूर्य देव की पोजीशन अच्छी है और अंशों के हिसाब से भी बलवान है, तो फिर बुध देव का अचीवमेंट यहाँ पे आपको हमेशा प्राप्त होते रहता है। तीसरे स्थान पे सिंह राशि पे जब बुध देव विराजमान होते हैं तो वहाँ पे आपके नक्षत्र भी मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे फर्स्ट में, जिसका स्वामित्व केतु देव के पास है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब जब चर्चा करते हैं तो बहुत कम बोलते हैं इस विषय में हम, लेकिन आप जो इसमें स्क्रीन पे हमारे फेस की जगह एक थंबनेल टाइप की एक लिखी हुई चीज़ें देखते हैं, इन चीज़ों का बहुत महत्व है। और हम हर पाठ में, फलित पाठ जितने भी है सब में लगाते हैं। उसका लगाने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अगर आप नए हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे नवमांश लगाया, तो अब सिंह राशि में नवमांश कैसे चालू होंगे, तो 3.20 डिग्री तक आपका मेष का नवमांश रहेगा। उसके बाद में सीरियली चलेंगे, एक नवमांश रहता है 3.20 डिग्री का, दूसरा नवमांश 3.20 से लेकर 6.40 तक वृष का रहेगा, और तीसरा नवमांश 6.40 से 10 डिग्री तक वो मिथुन का रहेगा। अब ये 10 डिग्री कहाँ से लेनी है, तो आप देखिएगा आपका मिथुन राशि में तीसरे घर में जो बुध विराजमान है उसकी डिग्री देखिएगा। मान लीजिए उसकी डिग्री 7 है, ये 7 के आसपास है, 730 हो गई, 720 हो गई, 715 हो गई, तो वो आएगा आपका 6.40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, और वो मिथुन का ही नवमांश रहेगा। तो नवमांश मिथुन का और आपकी राशि सिंह, तो आपकी नवमांश कुंडली जब बनेगी तो वो जो ग्रह है, बुध जो ग्रह है, वो आपकी मिथुन राशि में जाके विराजमान होगा। तो मिथुन राशि आपकी नवमांश कुंडली में कहाँ जाके विराजमान होगी, इसीलिए ये सब नवमांश हम आपको लगा के देते हैं कि आप इस चीज़ को नोट भी कर लो, या डेली डायरेक्ट हर पाठों को सुनते हुए आ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपको सब चीज़ याद हो गई होगी। लगाने का कारण इतना ही है क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए इन सब चीज़ों की जानकारी अपने दिमाग में फीड होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज आपने लग्न कुंडली देखी, आपने देखा सिंह लग्न है, और सिंह लग्न में बुध विराजमान है, कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो आपका नवमांश हाथों हाथ आपको क्लिक हो जाएगा कि ये मिथुन राशि में गया है। मिथुन राशि सिंह लग्न वालों को कहाँ जाके विराजमान होगी, तो ये यहाँ जाके विराजमान होगी, क्योंकि लग्न का अंश भी देखना जरूरी है। आपकी मिथुन राशि में सिंह राशि पे बुध विराजमान है 7 डिग्री पे, लेकिन लग्न का अंश कितना है, तो उसके लिए आपको मिथुन लग्न वाली जो पाठ हमने दिया है, वो बुध ग्रह मिथुन राशि पे पहले भाव में, उस पाठ को देखिएगा कि उस पाठ में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिथुन लग्न में अगर पहले भाव में बुध विराजमान है तो वो कितना डिग्री तक रहेगा। उसमें लिखा हुआ होगा पहला नवमांश जो आएगा वहाँ पे तुला का आएगा, तो 3.20 डिग्री तक ही अगर है तो तुला में आपका नवमांश कुंडली तुला राशि से चालू होगी। और तुला राशि आपके देखिए कि मिथुन लग्न में तुला राशि आपके 5वें स्थान में विराजमान होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी लग्न कुंडली भी अच्छी है और आपकी नवमांश कुंडली भी अच्छी। इसी तरह से इन नवमांश को यहाँ पे लगाने का इसका कारण केवल इतना ही है, ज्योतिष में अगर आप रुचि लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपके दिमाग में फीड होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, बार बार हम लोगों को पुस्तक खोल के देखनी पड़ती है, या फिर वो जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा कुंडली डाल के आप नवमांश कुंडली में जाके देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद ही हो जाए और आपको सपोज सॉफ्टवेयर में नहीं जाके डायरेक्ट कोई लगन कुंडली प्लेस कर दे डिग्रियों के साथ, तो आपको तुरंत उसको ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसकी नवमांश कुंडली ऐसी ऐसी बनेगी। तो आपको फलादेश करने में, आपको उस ग्रह की पोजीशन समझने में, ग्रह के फलों को समझने में बहुत आसानी होती है। और शायद ये चीज़ें हमने तो नहीं देखा किसी और चैनल पे इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी गई हो। हाँ, ये अलग बात है, थंबनेल कुछ इस टाइप का बनाते हैं कि आदमी अट्रैक्टिव होता है। हमको ऐसा सब करने की न तो हमारे पास इतना टाइम है
और न हम इस चीज़ को इस तरह से अट्रैक्शन करवा के आपको कोई चीज़ को भ्रमित जानकारी देने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि चैनल का मकसद केवल इतना है कि जो ज्ञान जैसा है उसको वैसा ही समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ज्योतिष के द्वारा या ज्योतिष के उपायों के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है उससे आप अपने भाग्य को कुछ इस स्तर पे संभाल लेंगे कि आप अडानी, अंबानी या टाटा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कोई आपको कुछ बता भी रहा है तो उस भ्रम में नहीं पड़ के अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दीजिए। आपका सिंह राशि का नवमांश आएगा 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 तक। अगर आपका बुध देव 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक है तो आप देखिएगा सिंह राशि का ही नवमांश रहेगा। यहाँ पे बुध फिर वर्गोत्तमी हो जाता है, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। मतलब बुध देव का आपको इतना अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन उसमें बात इतनी है कि आप अपने दम पे, अपने पराक्रम पे, अपने बल पे आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिसको नॉर्मली फाउंडेशन अच्छा मिलने के बावजूद भी इंसान प्राप्त नहीं करता। और आपको अगर फाउंडेशन अच्छा भी नहीं मिला है तो भी आप अपने मेहनत और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बुध ग्रह का फल फिर बहुत अच्छा प्राप्त होता है आपका। और उसके बाद में अंश बल में, चूँकि विषम राशि है तो पहला अंश 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृतावस्था में। बुध देव के विषय में प्रायकर सब पाठों में हमने आपको बताया है। फलों को जानने के लिए बुध ग्रह के कारकत्वों को समझना पड़ेगा आपको। ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को कुमार बोला जाता है। कुमार मतलब पूरी तरह बच्चा भी नहीं है और पूरी तरह युवा भी नहीं हुआ है। वो उस मिडिल श्रेणी में है जहाँ पे वो आगे वाली जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है और पीछे वाली चीज़ों को भी पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहा है। तो उसको समझाना, तर्कों के साथ बुद्धि का यूज करना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको हृदय से नॉर्मल होना जरूरी है। आपके मन में छल कपट, भेदभावना, किसी के प्रति पापाचार, अनाचार, दुराचार, यह सब चीज़ें बुद्ध को पसंद नहीं। बुध ग्रह सीधा और सिंपल, अगर किसी के कुंडली में बहुत अच्छा योग कारक है तो आप वो देखिएगा, वो आदमी किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से द्वेष भावना नहीं रखता। कोई उसका अगर बुरा भी कर दे तो वो अपनी इष्ट साधना और ध्यान करने वाला अगर इंसान है तो वो नेचुरलिटी पे, प्रकृति पे उस चीज़ को छोड़ देता है कि ये उसका कर्म है, वो अपने जीवन को इन कर्मों में लगा के बिताना चाहता है, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, उसकी इस तरह की भावना रहेगी। और इस तरह का इंसान जब मिल जाता है आपको तो आप यकीन मान के चलिए ऐसे इंसानों का बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। और अगर अच्छा होता है तो उनके ज्ञान देने की प्रवृत्ति या चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत जब आए वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुद्धि की प्रवृत्ति उनकी बहुत स्ट्रांग मिलेगी आपको। वो तकलीफ से कैसे निकलना है, किस तरह की युक्ति लगानी है, किस तरह के कामों के द्वारा हम इस तकलीफ से निकल के आगे आने वाले समय को हम ठीक कर सके, आने वाले समय की प्रिडिक्शन पहले कर लेना, ये सब चीज़ें बुध देव के विषय में बोली जाती है। बुद्धि का अपना एक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। मेमोरी पावर ऐसे इंसानों की बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज़ को एक बार अगर समझ लिया, याद कर लिया तो फिर इनको भूलना बहुत मुश्किल होता है। इनकी मेमोरी में एक ऐसी जगह है, वहाँ पे जाके वो सेव हो जाती है और जब इनको ज़रूरत पड़ती है वो सेव की हुई चीज़ इनकी वापस रिएक्टिव हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ बुध देव के विषय में अलग अलग बातें, कई तरह की बातें, क्योंकि एक ही पाठ में सब तरह की बातें बताना बहुत मुश्किल होता है। और अलग अलग लेवल के जब पाठ आते हैं, अलग अलग लग्नों के जब पाठ आते हैं और उस भाव विशेष का कुछ अलग महत्व होता है, तो वहाँ पे उस ग्रह के विषय में उस टाइप की जानकारी हम आपको प्रदान करवाने की कोशिश करते हैं। कैसी लगती है, किस तरह से सही है, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। कोई भी ज्योतिष की यात्रा या ज्योतिष में ग्रहों को समझने की प्रवृत्ति या बुद्धि सबकी समान नहीं होती है। किसी की कैसी होती है, कोई किस तरह से अपनी यात्रा को आगे आरंभ करता है और किस तरह से वो चलता है, और किसी की कोई अलग तरह की होती है। ज्योतिष शास्त्र में आपको प्रवीण होना है, नहीं होना है, इसके लिए आपकी अपनी यात्रा है।
लेकिन हमारा केवल इतना ही कहना है, आपको इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कोई भ्रमित नहीं कर सके। ऑथेंटिक पुस्तकें, पुरानी जो एक्चुअल के अंदर जिसमें कोई काट छांट नहीं की गई हो, वो सब पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। अच्छे राइटर की या अच्छे विद्वानों की पुस्तक जब आपके पास होती है तो आपको उन चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है, और फिर अपनी साधना और अपना एक्सपीरियंस उसके साथ फिर आदमी का जुड़ते जाता है। किसी एक ग्रह से, आज मेरा बुध ग्रह मेरा मिथुन लगन होके मेरे तीसरे स्थान में विराजमान है और आपके भी है, आप मेरे से 2000 किलोमीटर दूर निवास करते हैं। आपकी परिस्थिति अलग, आप अलग वर्क करते, मेरी परिस्थिति अलग है, मैं अलग वर्क करता। सबके फल कभी भी समान नहीं होते। बुध ग्रह आपको भी अच्छे फल देंगे, मेरे को भी अच्छे फल देंगे, लेकिन कोई कर्मों की वजह से कुछ ऐसी दिक्कत आदमी के अंदर आती है या ऐसा वो चुनाव कर लेता है अपने क्षणिक सुख के लिए, जिसकी वजह से उस ग्रह का फल फिर आपको नेगेटिव या साइलेंट हो जाता है। बुध देव और चंद्र देव के विषय में हम बार बार पाठों में बताते हैं कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह आपकी अपनी दिनचर्या और आपके अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड है। आप अगर इनके प्रति सचेत नहीं हुए तो यह आपकी कुंडली में योग कारक होते हुए आपको गलत फल देख के चले जाएंगे। गलत फल इन द सेंस ये बाउंड है, आपको खराब फल नहीं देंगे। सपोज आपकी कुंडली में लग्नेश बुध है, आपको खराब फल नहीं देंगे। लेकिन अगर ये साइलेंट हो गए तो फिर अच्छे फल मिले कहाँ आपको? और जब अच्छे फल नहीं मिलते, एक वेल विशर आपका जो आपकी हर परिस्थिति में हेल्प करता है, वो अगर आपको ब्लॉक कर दे और आप उससे कांटेक्ट ही नहीं कर सके और आपको कोई विपदा आ गई, तब कैसे आपका भला होगा? उस विपदा से निकालेगा कौन? बुध और चंद्रमा का यही प्रारूप आपको जन्म कुंडली में हमेशा समझना चाहिए। इसलिए देखिए कि जितने भी वर्क और जितने भी नियम बनाए गए हैं समाज में, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो सब चंद्रमा और बुध को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने वो सब नियम बनाए थे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।